इंडियन पार्लियामेंट में बिल एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो हर किसी को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे एग्जाम देना हो या फिर देश की गवर्नेंस समझनी हो। बिल बेसिकली एक ड्राफ्ट लॉ होता है, यानी कि एक ऐसा प्रपोजल जो पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है ताकि उस पर चर्चा हो सके और उसको पास करके एक लॉ यानी कि एक्ट बनाया जा सके। अब जहाँ तक हमारे देश की पार्लियामेंट की बात है, तो हमारे पार्लियामेंट में टोटल 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब तक एक बिल पार्लियामेंट के इन दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं होता और उसके बाद इस बिल को प्रेसिडेंट से एसेंट या फिर अप्रूवल नहीं मिलता, तब तक ये बिल सिर्फ एक बिल ही रहता है, लॉ नहीं बनता। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट का सिग्नेचर इस बिल को मिल जाता है, ये बिल एक एक्ट बन जाता है और एक्ट बनने के बाद लॉ की फॉर्म में ये इम्प्लीमेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये बिल आता कैसे है और कौन इसको लाता है। पार्लियामेंट में बिल 2 तरह के लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मिनिस्टर या फिर कोई प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर मींस पार्लियामेंट का वो मेंबर जो कि मिनिस्टर नहीं है। बेसिकली बिल्स को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का कोई भी मेंबर अपने हाउस में इंट्रोड्यूस या फिर प्रेजेंट कर सकता है। अगर एक बिल मिनिस्टर के द्वारा लाया गया है तो उसे गवर्नमेंट बिल कहते हैं, और अगर एक बिल प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया गया है तो ऐसे बिल को प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। लेकिन पास्ट में ऐसा देखा गया है कि जो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं वो ज्यादा पास होते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, एंड दिस इज बिकॉज एक बिल को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से पास होने के लिए उस हाउस के एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। और क्योंकि गवर्नमेंट के पास पार्लियामेंट के हाउसेस में स्पेशली लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट होता है, इसलिए गवर्नमेंट बिल्स को पार्लियामेंट में रिलेटिवली ज्यादा सपोर्ट भी मिलता है, एंड देयरफॉर इन बिल्स को पार्लियामेंट के हाउसेस से पास करवाना रिलेटिवली ईजी है। एग्जाम्पल के लिए आधार बिल 2016 एक गवर्नमेंट बिल था जो कि पार्लियामेंट के द्वारा सक्सेसफुली पास हो गया था और बाद में जाके एक एक्ट बना। जबकि ऑन दी अदर हैंड LGBTQ राइट्स बिल एक प्राइवेट मेंबर्स बिल था और इससे पार्लियामेंट के द्वारा पास होने के लिए इनफ सपोर्ट नहीं मिला था और इसलिए ये बिल कोलैप्स हो गया था। नाउ बिल्स जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं और हर टाइप्स के बिल्स के अपने अलग अलग प्रोसीजर, इंपॉर्टेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं। नाउ जितने भी बिल्स पार्लियामेंट में आते हैं उन्हें ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 107 और आर्टिकल 108 ऑर्डिनरी बिल्स से डील करते हैं। आर्टिकल 110 मनी बिल डिफाइन करता है। आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल्स हैंडल करता है और आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से डील करता है। इन सब 4 तरह के बिल्स को देखने से पहले देखते हैं एक जनरल प्रोसीजर पार्लियामेंट में एक बिल को पास करने का। पार्लियामेंट में बिल से एक्ट बनने की पूरी जर्नी बेसिकली कुछ रीडिंग्स में डिवाइडेड होती है जो कि काफी सिस्टमैटिक है। इनमें से सबसे पहले है फर्स्ट रीडिंग, जिसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से किसी एक हाउस में गवर्नमेंट या फिर एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस फर्स्ट रीडिंग के दौरान बिल के सिर्फ टाइटल और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े जाते हैं, लेकिन बिल पर उस हाउस में कोई डिस्कशन नहीं होती। फिर सेकंड रीडिंग आती है जो 2 पार्ट्स में होती है। इनमें से पहले तो बिल के प्रिंसिपल्स पर डिस्कशन होती है और दूसरे पार्ट में बिल के हर क्लॉज पर डिस्कशन होती है और अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जाते हैं। ये स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ बिल के प्रिंसिपल और उसके सभी क्लॉजेस पर डिटेल्ड स्क्रूटिनी होती है। इस सेकंड रीडिंग के दौरान ये हाउस डिसाइड कर सकता है इस बिल को सिलेक्ट कमेटी या फिर जॉइंट कमेटी में भेजने का, जहां इस बिल को क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिन किया जाता है और ये कमेटी इस एग्जामिनेशन के बाद अपनी रिकमेंडेशंस हाउस को भेजती है और इन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर हाउस में इस बिल को लेकर डिस्कशन और डिबेट होता है। बिल को कमिटीज को रिकमेंड करने के अलावा हाउस इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट भी कर सकता है। सेकंड रीडिंग में बिल पर डिटेल्ड डिस्कशन होती है। सेकंड रीडिंग के बाद थर्ड रीडिंग में बिल पर फाइनल डिस्कशन और वोटिंग होती है। अगर बिल को हाउस के मेंबर्स के द्वारा रिक्वायर्ड सपोर्ट मिलता है वोटिंग में, तो फिर उस हाउस में बिल पास हो जाता है और इसके बाद ये बिल दूसरे हाउस में भेजा जाता है। अब इस दूसरे हाउस में फिर से ये सेम प्रोसीजर दोबारा होता है, यानी कि दूसरे हाउस में भी 3 रीडिंग्स होती हैं: बिल की इंट्रोडक्शन, बिल पर डिस्कशन और बिल पर वोटिंग। अगर इस सेकंड हाउस में भी वोटिंग में बिल पास हो जाता है तो ये बिल ओवरऑल पार्लियामेंट से पास हो जाता है और पार्लियामेंट से बिल पास होने के बाद ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है उनकी एसेंट या फिर अप्रूवल के लिए। जैसे ही बिल को प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट मिल जाती है वो लॉ बन जाता है। ये है एक बेसिक प्रोसीजर बिल पास करने का। लेकिन हर टाइप ऑफ बिल के पास करने का प्रोसीजर स्लाइटली डिफरेंट होता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का प्रोसीजर है वो स्लाइटली डिफरेंट है ऑर्डिनरी बिल के प्रोसीजर से, और ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर स्लाइटली डिफरेंट है मनी बिल के प्रोसीजर से। और इन डिफरेंसेस को हम आगे एक एक करके देखेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं बिल को एक्ट बनाने के प्रोसीजर में पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम का रोल। पार्लियामेंट्री कमिटीज का रोल बिल्स एग्जामिन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1993 में इन टोटल 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जो अब इन टोटल 24 हो गई हैं। ये कमिटीज बिल की डिटेल्ड स्क्रूटिनी करते हैं,
बिल के रिगार्डिंग पब्लिक से सजेशंस लेते हैं और बिल पर एनालिसिस के लिए एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं। साथ ही में इन कमिटीज का काम सिर्फ बिल एग्जामिन करना नहीं, ये मिनिस्ट्री बजट्स एग्जामिन भी करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स रिव्यू करते हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की वर्किंग चेक करते हैं। इन कमिटीज की रिपोर्ट्स काफ़ी एग्जॉस्टिव होती हैं और ये रिपोर्ट्स बिल से रिलेटेड इन डेप्थ और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। अब हम डिटेल में चारों तरह के बिल्स को समझते हैं कि ये बिल्स किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से डील करते हैं, इनको पास करने का प्रोसीजर क्या है, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा। इनमें से सबसे पहला है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और इन ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 107 और आर्टिकल 108। ये बिल डाइवर्स टॉपिक से डील करता है जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, क्रिमिनल लॉज, सोशल वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस मैटर्स एक्सेट्रा। इन्हें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और जो ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट में पास करने का, वो एग्जैक्टली सिमिलर है उस प्रोसीजर से जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। हाँ, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सपोज एक हाउस से जैसे कि लोकसभा से ये ऑर्डिनरी बिल पास होता है और राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में ये बिल रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि इस बिल को सेकंड हाउस में रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिलता, तब इस केस में ये बिल स्टॉल हो जाता है क्योंकि इस बिल पर दोनों हाउसेस के बीच डिसएग्रीमेंट है। इन दिस केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं दोनों हाउसेस की। इस जॉइंट सिटिंग में दोनों हाउसेस एक साथ मिलकर इस बिल पर वोटिंग करते हैं और अगर इस जॉइंट वोटिंग में इस बिल को सपोर्ट मिलता है तो फिर ये बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट के पास उनके एसेंट के लिए जाता है। सो ऑर्डिनरी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है प्रेसिडेंट के पास। जब दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है तो फिर इस जॉइंट सिटिंग को शेयर करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और ऑर्डिनरी बिल के केस में जो वोटिंग होती है इसमें बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऑर्डिनरी बिल्स के दोनों केसेस में जब जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है या फिर जॉइंट सिटिंग ना बुला के दोनों हाउसेस में सेपरेटली बिल को पास किया जा रहा है, इन बोथ दीज केसेस बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। अब तक सिर्फ 3 बिल्स ही जॉइंट सिटिंग के थ्रू इंडियन पार्लियामेंट में पास हुए हैं और ये है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961, बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट ऑफ 1978 एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ 2002। ऑर्डिनरी बिल्स के रीसेंट एग्जांपल्स में इंक्लूडेड है राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल ऑफ 2005, जुवेनाइल जस्टिस बिल, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019 एक्सेट्रा। पार्लियामेंट से जब एक ऑर्डिनरी बिल पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास उनकी एसेंट या फिर उनके अप्रूवल के लिए जाता है और प्रेसिडेंट के पास इस बिल को लेकर 4 ऑप्शंस होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस ऑर्डिनरी बिल को एसेंट या फिर अप्रूवल दे सकते हैं, जिसके बाद ये बिल एक्ट या फिर लॉ बन जाता है, या फिर प्रेसिडेंट विदहोल्ड या रिजेक्ट कर सकते हैं इस बिल को, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में वापस भेज सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट इस बिल पर इनफाइनाइट टाइम के लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर प्रेसिडेंट बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास वापस भेजते हैं और पार्लियामेंट दोबारा इस बिल को विद और विदाउट चेंजेस पास करती है तो प्रेसिडेंट को इस बार इस बिल पर एक्शन देना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट की बिल को विदहोल्ड या फिर रिजेक्ट करने की पावर को एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं। प्रेसिडेंट की बिल को इनफाइनाइट टाइम तक डिले करने की पावर को सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं और प्रेसिडेंट की बिल को वापस पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए भेजने की पावर को पॉकेट वीटो बोलते हैं। सो ये था ऑर्डिनरी बिल। नेक्स्ट है मनी बिल। मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 के अंडर होता है और ये सिर्फ स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैटर्स पर फोकस करता है। मनी बिल वो होता है जो सिर्फ पैसे, टैक्स या फिर गवर्नमेंट के खर्चे से जुड़े मामलों पर बेस्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में बताया गया है कि जब बिल कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से डील करता है तो उसे मनी बिल बोला जाता है और इन टॉपिक्स में आते हैं नए टैक्सेस लगाना, एग्जिस्टिंग टैक्सेस को बदलना या हटाना, गवर्नमेंट के खर्चे को अप्रूव करना, गवर्नमेंट का लोन देना या फिर लेना, गवर्नमेंट के पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना एक्सेट्रा। अगर बिल में इन चीज़ों पर पूरा फोकस होता है तो वो मनी बिल है, लेकिन अगर बिल में पैसों के अलावा और भी कई टॉपिक्स कवर हो रहे हैं तो वो मनी बिल नहीं होगा। इसलिए ये समझना जरूरी है कि मनी बिल सिर्फ उन्हीं मामलों से डील करता है जो कि डायरेक्टली फाइनेंस, टैक्स या फिर गवर्नमेंट के पैसों से जुड़े हैं। नाउ अनलाइक ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और फिर ये लोकसभा से पास होके राज्यसभा में जाता है, यानी कि ये बिल राज्यसभा में इनिशिएट नहीं हो सकता, सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट हो सकता है। साथ ही में इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन चाहिए। बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन के ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। याद रखना कि ऑर्डिनरी बिल के केस में पार्लियामेंट में बिल की इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। अनदर थिंग इज कि मनी बिल सिर्फ एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर नहीं, और दूसरी तरफ ऑर्डिनरी बिल एक मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। मनी बिल की लोकसभा में इंट्रोडक्शन के बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं कि ये बिल मनी बिल है या फिर नहीं। आर्टिकल 110 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है और ये कोई भी इस एडिक्शन चैलेंज नहीं कर सकता।
साथ ही में स्पीकर को किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है इन डिसाइडिंग कि कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं है, और स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। ऑल्सो राज्यसभा का रोल मनी बिल्स में लिमिटेड होता है। मनी बिल के केस में राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है रिगार्डिंग सम चेंजेस, या फिर मनी बिल को अमेंड या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकती। दिस इज अनलाइक ऑर्डिनरी बिल, जहां दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा के रोल इक्वल होते हैं। दोनों ही हाउसेस बिल को अमेंड कर सकते हैं और एक ऑर्डिनरी बिल को दोनों हाउसेस में पास होना पड़ता है। मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं बिल को रिव्यू करने के लिए। अगर 14 दिन में राज्यसभा मनी बिल को रिव्यू करके लोकसभा के पास वापस नहीं भेजती तो इस मनी बिल को राज्यसभा के द्वारा ऑटोमेटिकली पास्ड माना जाता है। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद ये बिल जाता है वापस लोकसभा के पास। लोकसभा राज्यसभा की इस बिल से रिलेटेड रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर सकती है या फिर नहीं भी कर सकती। यानी कि लोकसभा के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया जाए। दिस इज अनलाइक ऑर्डिनरी बिल, जहां अगर सेकंड हाउस बिल में कुछ मॉडिफिकेशंस लाके बिल को पास करता है तो फिर फर्स्ट हाउस को बिल को पार्लियामेंट से पास करने के लिए इन मॉडिफिकेशंस पर एग्री करना पड़ता है, नहीं तो बिल डेडलॉक मोड में चला जाता है, जिसको रिजॉल्व करने के लिए फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जॉइंट सिटिंग का ऑप्शन चूज करना पड़ता है। वन मोर थिंग इज कि मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता। मनी बिल के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में इंक्लूडेड है फाइनेंस एक्ट जो टैक्सेशन चेंजेस करता है, अप्रोप्रिएशन बिल जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑथराइज करता है, टैक्सेशन लॉज जैसे इनकम टैक्स एक्ट की अमेंडमेंट्स, जीएसटी रिलेटेड बिल्स, कस्टम एंड एक्सरसाइज रिलेटेड बिल्स एक्सेट्रा। बजट रिलेटेड बिल्स भी जनरली मनी बिल कैटेगरी में ही आते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल प्लानिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। मनी बिल का कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस ये है कि ये गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करता है, और फाइनेंशियल सोवरेनिटी प्रोटेक्ट होती है इस बिल के ऊपर लोकसभा को ज्यादा पावर्स देकर, क्योंकि लोकसभा एक डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है जो पीपल्स विल को रिप्रेजेंट करती है फाइनेंशियल मैटर्स में। इसलिए मनी बिल में लोकसभा का रोल कई ज्यादा है और राज्यसभा का रोल कई कम है। साथ ही में राज्यसभा का रोल लिमिटेड रख के ये सिस्टम इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल डिसीजंस क्विकली और एफिशिएंटली लिए जा सके विदाउट अननेसेसरी डिलेज। मनी बिल के बाद आता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल्स थोड़े कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है जो आर्टिकल 117 के अंडर आते हैं। फाइनेंस बिल्स दो टाइप्स के होते हैं, फाइनेंस बिल टाइप 1 जो कि आता है अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और फाइनेंस बिल टाइप 2 जो कि आता है अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 3। फाइनेंस बिल टाइप 1 में आर्टिकल 110 यानी कि जो मनी बिल से रिलेटेड मैटर्स हैं वो तो हैं ही, और साथ ही में एडिशनल जनरल लेजिस्लेशन मैटर्स भी होते हैं। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 भी मनी बिल की तरह ही सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और मनी बिल जैसे सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस पे ही इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन जो बाकी पूरा प्रोसीजर है फाइनेंस बिल टाइप 1 का वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही है, यानी कि ये पहले लोकसभा में पास होगा और फिर ये राज्यसभा में पास होगा और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा उनकी एसेंट के लिए। ऑर्डिनरी बिल के जैसे ही फाइनेंस बिल टाइप 1 को राज्यसभा अमेंड या फिर रिजेक्ट कर सकता है, और प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं इन केस दोनों हाउसेस के बीच इस बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट हो तो। फाइनेंस बिल टाइप 2 रिलेट करता है कंसोलिडेटेड फंड से जो एक्सपेंडिचर है उससे, लेकिन फाइनेंस बिल टाइप 2 में आर्टिकल 110 यानी कि मनी बिल से स्पेसिफिक मैटर्स नहीं होते। इसमें सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड में से एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो होते हैं। ये बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, एंड देयरफॉर अनलाइक मनी बिल एंड फाइनेंस बिल टाइप 1 ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इस बिल की इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके अलावा इस बिल का बाकी पूरा प्रोसीजर ऑर्डिनरी बिल की तरह ही है। फाइनेंस बिल्स के एग्जांपल्स में इंक्लूडेड है एनुअल फाइनेंस बिल जो बजट के साथ आता है और जिसमें टैक्स चार्जेस होते हैं, साथ ही में वो बिल्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग बिल्स जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेट करते हैं, इंश्योरेंस बिल्स जो प्रीमियम्स और कवरेज इफेक्ट करते हैं एक्सेट्रा। फाइनेंस बिल्स का सिग्निफिकेंस ये है कि ये गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। एनुअल फाइनेंस बिल्स के थ्रू गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज, एग्जेम्पशंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और सब्सिडी स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करती है, और ये बिल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रेवेन्यू जनरेशन के लिए काफी क्रूशियल होते हैं। फाइनेंस बिल्स के बाद जो फोर्थ टाइप ऑफ बिल है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स सबसे स्पेशल कैटेगरी है जो आर्टिकल 368 के अंडर आता है। ये बिल्स कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के लिए यूज होते हैं और इनका प्रोसीजर ऑर्डिनरी बिल से थोड़ा डिफरेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑर्डिनरी बिल की तरह किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है और इसे दोनों मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अनलाइक मनी बिल्स एंड फाइनेंस बिल्स, इस बिल के इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। दोनों ही हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा को सेपरेटली इस बिल को पास करना होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जिनमें से पहला है सिंपल मेजॉरिटी, जहां एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही इन बिल्स को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी यानी कि मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का सपोर्ट चाहिए। ये सिंपल मेजॉरिटी का प्रोविजन आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता। नेक्स्ट है बिल्स पास थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी।
जहां बिल्स को पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ज्यादातर प्रोविजंस इसी स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंड किए जाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स या फिर डीपीएसपीस। स्पेशल मेजॉरिटी का अमेंडमेंट टाइप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में मेंशन है। जो तीसरा टाइप है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का, वो है स्पेशल मेजॉरिटी विद रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स की रैटिफिकेशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजंस जो कि फेडरल स्ट्रक्चर से डील करते हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर बैलेंस से डील करते हैं, इन्हें अमेंड किया जाता है। इन प्रोविजंस में आ सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स या फिर आर्टिकल 368 इटसेल्फ। इस थर्ड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, लेकिन साथ ही में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से 50% ऑफ द स्टेट्स को इस अमेंडमेंट बिल को रैटिफाई करना पड़ता है, और ये रैटिफिकेशन होती है इन स्टेट्स के लेजिस्लेचर में इस बिल से रिलेटेड रेजोल्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी से पास करके। सो अगर पार्लियामेंट से पास होने के बाद 50% ऑफ द स्टेट्स इस बिल से रिलेटेड रेजोल्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास कर देते हैं अपने लेजिस्लेचर में, तो फिर ये बिल प्रेसिडेंट के पास उनके असेंट के लिए जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के केस में प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है इस बिल को एसेंट देना, और प्रेसिडेंट की एसेंट मिलते ही ये बिल एक्ट बन जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स करी जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के फेमस एग्जांपल्स हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। नाउ वन थिंग हियर इज कि ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की एक लिमिट है, और इस लिमिट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंदा भारती केस में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ये थे 4 टाइप्स के बिल्स: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।